आज दुनिया को एक ग्लोबल विलेज कहा जाता है और इस बदलती दुनिया के इतिहास में कुछ गलतियां ऐसी भी हुई जिनका प्रभाव आज भी हमें महसूस होता है। सन 1947 के बंटवारे से लगी आग ने पूरे भारत देश को अपनी चपेट में ले लिया। कई घर उजड़ गए, कई मकान सूने पड़ गए। भारत से जाने वाले लोग अपनी संपत्ति को यहीं छोड़कर चले गए। तब 1965 से 1971 में हुए भारत पाकिस्तान के युद्ध के दौरान भारत की सुरक्षा को देखते हुए 1962 में एक कानून लाया गया जिसके तहत भारतीय सरकार ने पाकिस्तानी नागरिकता लेने वाले लोगों की संपत्ति को अपने कब्जे में ले लिया, जिसको नाम दिया गया एनिमी प्रॉपर्टी यानी शत्रु संपत्ति, जिसके तहत इस कानून के अंदर आने वाली सारी जमीन व कंपनियों को केंद्र सरकार का माना जाएगा। लेकिन ये जितना सरल दिख रहा है शायद उतना सरल है नहीं। इसी बीच दस्तावेजों में हेर फेर कर इन संपत्तियों पर अवैध कब्जा और निर्माण कार्य किया जाने लगा। इसका कारोबार कई करोड़ रुपयों का बन गया, जिसका पर्दाफाश करने के लिए भारत के एक आम नागरिक गौतम अग्रवाल सामने आए। उनका कहना है कि इस तरह की धांधलेबाजी वे पिछले 1 साल से देख रहे हैं और उनके पास पुख्ता दस्तावेज भी हैं, जिसमें सम्मिलित कुछ नामों का उन्होंने जिक्र भी किया है, जैसे आनंद अग्रवाल, मोंटू हरीश बाबूलाल अग्रवाल, सीए नारायण तोशीवाल, जॉर्डन स्टीफन पेरीरा। वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, ये कविता आपने कभी ना कभी सुनी होगी। इसी कविता को सच करते हुए एक व्यक्ति, एक आम जनमानस हमारे सामने आ रहे हैं, गौतम अग्रवाल जी। जी हाँ, उन्होंने अपने संघर्ष से ये साबित किया है कि आप थाने के एक छोटे से पुलिस स्टेशन से लेके राष्ट्रपति भवन जैसे बड़े ऑफिस में भी आ सकते हैं अपनी दलील पेश करने के लिए। आइए आज उनसे मुलाकात करते हैं और जानते हैं उनकी कहानी। वेलकम सर, कैसे हैं? नमस्कार सर, मेरा नाम गौतम अग्रवाल है। सर, ये इस संघर्ष की शक्ति मुझे देशभक्ति ने दी है, क्योंकि मैं एनसीसी स्टूडेंट रहा हूँ। इस संघर्ष की शक्ति मुझे वहीं से मिली है। जी सर, अब आप मुझे बताइए, ये एनिमी प्रॉपर्टी का जो पूरा का पूरा मामला है, ये कितना संगीन और किस तरह से है? ये मामला 6 फरवरी 2022 को मेरे संज्ञान में आया था। तब से मैं इस चीज़ को फॉलोअप कर रहा हूँ और इसके बारे में मैंने जांच पड़ताल की। आरटीआई से काफ़ी डॉक्यूमेंट्स निकालने की कोशिश की, जिसमें कुछ डॉक्यूमेंट्स मुझे मिल पाए, बट लोकल प्रशासन ने बहुत कम सहयोग दिया है। उसके बाद मैंने 25 फरवरी 2022 को मुंबई ईडी, मुंबई एनआईए और मुंबई कस्टोडियन को कंप्लेंट दाखिल की, जिस पर साल भर कोई कार्रवाई नहीं हुई। उससे निराश होकर फिर मैं दिल्ली आया और जनवरी से मैंने दिल्ली में ईडी ऑफिस, एनआईए ऑफिस और सीबीआई के चक्कर काटने शुरू किए, जहां से मुझे कुछ पॉजिटिव रिस्पांस मिला, जिसके लिए मैं सीबीआई और ईडी का धन्यवाद देता हूं। जी सर, जैसे कि अभी आपने बताया कि आपने 6 फरवरी 2022 से इसकी शुरुआत की थी। कैसे आप इस कंक्लूजन पे पहुंचे कि 6 फरवरी 2022 जब आपने इसकी शुरुआत की, आपको कैसे पता चला कि इस तरह की कोई धांधलेबाजी हो रही है कि एनिमी प्रॉपर्टी को लेके? क्या पूरा मामला है, आप एक बार विस्तार से समझाइए। विस्तार से मैं इस बारे में ऐसे बताना चाहूँगा। 6 फरवरी 2022 को टाइम्स ऑफ इंडिया मुंबई में एक आर्टिकल आया था एनिमी प्रॉपर्टी के बारे में, जिसमें हाई कोर्ट ने किसी एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टी जिसके मालिक ए कॉर्प हैं, जिनके मालिक के नाम है आनंद अग्रवाल, मोंटू अग्रवाल, जॉर्डन परेरा, दिलेश शाह, राम प्रकाश अग्रवाल, इन लोगों के खिलाफ स्टे दिया था। उन लोगों को मैं पहले से जानता था। जब मुझे ये बात संज्ञान में आई, तब मैंने इसकी जांच पड़ताल शुरू की और तब मैंने पाया कि इसमें बहुत बड़ा घोटाला हुआ है, जिसमें देशद्रोह भी हुआ है और टेरर फंडिंग भी हुई है। टेरर फंडिंग, सर आपको ऐसा क्यों लगता है कि इसमें टेरर फंडिंग हुई है? इसके मेरे पास पुख्ता सबूत हैं, जो मेरी एक एनआईए में मीटिंग हुई थी उसमें भी बताया है, मेरी ईडी में दिल्ली में मीटिंग हुई थी उसमें भी बताया है, और जब भी मुझे मौका मिलेगा मैंने इस बारे में 2-3 दिन पहले ही प्रधानमंत्री जी को, अमित शाह जी को, डोवाल साहब को और बाकी उच्च अधिकारियों को कंप्लेन की है। जब भी मुझे किसी अधिकारी द्वारा बुलाया जाएगा, मैं इसके पुख्ता सबूत दूंगा, और ये पुख्ता सबूत मैंने कंप्लेन में भी दिए हैं। तो आप अभी डिस्क्लोज नहीं। जनता की जानकारी के लिए 2 राजपत्र दिखा रहा हूँ, जो एक 1968 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जारी किया था और एक 2017 में जारी किया था, जिसमें क्लियर कट बोला गया है कि शत्रु प्रॉपर्टी, जिसे हम एनिमी प्रॉपर्टी कहते हैं, इसमें किसी भी प्रकार का लेन देन, व्यवहार, कंस्ट्रक्शन, कोई भी एक्टिविटी नहीं की जा सकती है, देशद्रोह गिना जाएगा।
सर मैं आपके पास एक और ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा आनंद राम प्रसाद अग्रवाल के बारे में। एक यूएलसी अर्बन लैंड सीलिंग का बहुत बड़ा घोटाला हुआ था मुंबई में, जिसमें उनको सम्मन्स भी निकले थे और उनके ऊपर केस भी दर्ज है। और दूसरा एक डॉक्यूमेंट आपको दिखाना चाहूँगा इनकम टैक्स ऑफ इंडिया का, जिसमें इन्हीं लोगों के ऊपर रेड पड़ी थी अभी कुछ दिनों पहले, जिसमें 500 करोड़ रुपए की अघोषित संपत्ति डिक्लेयर की गई थी, जबकि वो 1500 करोड़ रुपए से ऊपर की थी। इन सब चीज़ों को दिखाकर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये लोग हैबिचुअल ऑफेंडर्स हैं। ये लोग व्यापारी नहीं, देशद्रोही हैं, ये लोग टेररिस्ट हैं। विशेष डॉक्यूमेंट है जिसकी तरफ मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। ये 2007 की रिलीज डीड है जो कराची पाकिस्तान में रजिस्टर हुई थी, और इसी के बेसिस पे 2007 में थाने के मीरा भाईंदर इलाके में एक रिलीज डीड रजिस्टर होती है, जिसमें जॉर्डन परेरा विटनेस हैं, और पाकिस्तान से एक नागरिक आके इसे रजिस्टर करके जाते हैं, जिसके कोई डॉक्यूमेंट्स भारत सरकार के पास नहीं है, रजिस्ट्रार के पास नहीं है। अगर वो आया था, नहीं आया था, कि कौन से डॉक्यूमेंट के बेसिस पे आया था, एम्बेसी ने कोई रिकॉर्ड नहीं रखा है। थाने में फिर से एक रिलीज डीड रजिस्टर्ड हुई, जिसमें जॉर्डन परेरा विटनेस के तौर पर मौजूद थे। मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा 1988 में एक पाकिस्तानी महिला थाने डिस्ट्रिक्ट भारत आती है, और अपने बच्चों के जो पाकिस्तानी बच्चे हैं उनका नाम इस प्रॉपर्टी में दर्ज कराती है, जिसे म्यूटेशन एंट्री कहते हैं आप लोग यहाँ पे, और हमारे महाराष्ट्र में इसे फेरफार कहते हैं। ये आप डॉक्यूमेंट देख सकते हैं। इंडियन स्टैम्प पेपर पे पाकिस्तानी महिला ने अपने पाकिस्तानी रिश्तेदारों के नाम प्रॉपर्टी में चढ़ाए हैं। पेज की लिस्ट है 55 डॉक्यूमेंट्स की, जो मैंने सभी एजेंसियों को और प्रधानमंत्री जी को सबमिट किए हैं, जिसमें सारे पुख्ता सबूत हैं। ये देश सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला है, टेरर फंडिंग से जुड़ा हुआ मामला है, इसीलिए इसकी सारी बारीकियां मैं अभी खुलासे से नहीं बता सकता। सर एनिमी प्रॉपर्टी को लेके कितना किस हद तक इसमें पैसा जुड़ा हुआ है, किस हद तक इसमें लोग जुड़े हुए हैं, किस लेवल के लोग जुड़े हुए हैं, ये थाने के एक छोटे स्टिक से यहाँ दिल्ली तक आना है। जिन लोगों के खिलाफ मैंने कंप्लेन की है, और जो मीरा भाईंदर का जो सीमित मामला मैंने उजागर किया है, वैसे तो ये मामला पूरे देश में फैला हुआ है। एनिमी प्रॉपर्टी का करोड़ों अरबों रुपए का स्कैम पूरे देश में हो रहा है। बट जिस सीमित मामले की मैं बात कर रहा हूँ, जो मीरा भाईंदर से वहाँ के नामी गिरामी बिल्डर आनंद अग्रवाल, जॉर्डन परेरा, मोंटू अग्रवाल, दिलेश शाह, राम प्रकाश अग्रवाल, ये सब लोग उसमें इन्वॉल्व है, और उनका एक चार्टर्ड अकाउंटेंट नारायण तुषार जो पूरे हवाला इनका लेन देन करता है, और ये इन पैसों का उपयोग फंडिंग में होता है। सर आपने जो आरोप लगाए हैं वो बहुत ही संगीन आरोप हैं। आपके पास इन सब के पुख्ता सबूत हैं? सर मेरे पास कम से कम 1000 पेज की फाइल है, और मेरे पास मैंने अभी तक जो डॉक्यूमेंट्स अलग अलग एजेंसियों को और प्रधानमंत्री जी को और सभी उच्च मंत्रियों को सबमिट किए हैं, उसमें मैंने पूरी फाइल सबमिट की है, सबूतों के साथ सबमिट की है। उसके अलावा भी मेरे पास कुछ जानकारी है, जब मुझे के लिए या स्टेटमेंट के लिए बुलाया जाएगा वो सारी जानकारी मैं दूंगा। मैं एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन हूँ, मैं एनसीसी का स्टूडेंट रहा हूँ, मैं किसी भी तरह की वेग बात नहीं कर रहा हूँ, किसी भी तरह की हल्की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि ये बहुत संवेदनशील मामला है। और मैं चाहूँगा कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जो देश सुरक्षा से कोई भी समझौता नहीं करते हैं, वो इसकी संगीनता को समझे और इस पर जल्द से जल्द कार्रवाई करें। सर आप कुछ डॉक्यूमेंट्स अपने हाथ में लेके खड़े हैं, क्या है ये डॉक्यूमेंट्स? आप प्लीज़ हमारे दर्शकों को थोड़ा क्लियर कीजिए। सर ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं उसमें से मैक्सिमम डॉक्यूमेंट्स मैंने सबमिट कर दिए हैं। कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जो मैं जनता को दिखाना चाहूँगा। ये जॉर्डन परेरा का विटनेस एज अ विटनेस 2007 में उन्होंने एक सेल डीड में विटनेस किया था, जिसमें कराची पाकिस्तान की सेल डीड लगी थी, और 2022 में उनका कोर्ट में कहना है, और 2013 के डॉक्यूमेंट में भी उनका कहना है कि मुझे प्रॉपर्टी के बारे में पता नहीं था कि ये शत्रु प्रॉपर्टी है या एनिमी प्रॉपर्टी है, जबकि ये उनका एज अ विटनेस 2007 की डीड में होना सरासर ये बताता है कि वो इसमें 2007 से संलिप्त है। और तक जो आपका सफ़र रहा, आपने जो डॉक्यूमेंट्स हमें दिखाए, जो भी आपने कंप्लेंट्स की हैं, इसका कुछ रिवर्ट आया, कुछ इसका हल निकला, या कुछ ऐसा आपको सहयोग मिला? सर जितनी मेरी जानकारी है, मेरी जो 3 फरवरी को मैंने दिल्ली ईडी ऑफिस में विज़िट किया था, वहाँ से मुझे जानकारी मिली कि ये केस मुंबई ईडी को ट्रांसफ़र कर दिया गया है इंक्वायरी के लिए, और सीबीआई में भी मैंने कंप्लेंट की थी, वहाँ से भी यही जानकारी मिली है कि इसको मुंबई सीबीआई को दे दिया गया। जब मैंने मुंबई सीबीआई में इंक्वायरी की तो उन्होंने महाराष्ट्र डीजीपी को दे दिया, महाराष्ट्र डीजीपी ने लोकल पुलिस को दे दिया है। तो ये फाइलें चक्कर काट रही हैं, गोल गोल घूम रही हैं। सर मेरी माननीय प्रधानमंत्री जी से यही रिक्वेस्ट है, और माननीय अमित शाह जी से रिक्वेस्ट है कि इसकी केंद्रीय जांच एजेंसियों के थ्रू दिल्ली में केस दर्ज करा के जल्द से जल्द संगीन जांच कराई जाए। तो अभी तक ये फाइलें सिर्फ दफ्तर से दफ्तर घूम रही थी, आज
गौतम जी खुद यहाँ प्रेसिडेंट हाउस आए हैं अपनी फाइलें सबमिट करने के लिए। क्या आपने अभी तक कोई फाइल सबमिट की है? मैंने जैसा आपको बताया कि 6 तारीख को मैंने माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय अमित शाह जी, माननीय अजित डोभाल जी, माननीय आर.के. मिश्रा जी को फाइल सबमिट कर दी है और माननीय राजनाथ सिंह जी को भी फाइल सबमिट कर दी है। सर वहाँ से कोई रिवर्ट आया? अभी तक कोई रिवर्ट नहीं आया क्योंकि एक दिन बीच में होली की छुट्टी आ गई थी, बट मैं अपेक्षा कर रहा हूँ कि जल्दी वहाँ से रिवर्ट आएगा। हम भी यही अपेक्षा करते हैं। इसी के साथ फोटो जर्नलिस्ट बंटी के साथ मैं रजनीश भारद्वाज, FTV।